we discuss क्वांटम थ्योरी। क्लियर। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी में हमने देखा कि हर एक वेव के पास कुछ न कुछ एनर्जी होती है और उसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। है। फिर हमने देखा कि ये जो वेव है ये एनर्जी का एमिट करे या फिर एब्जॉर्ब करे, ये एक पैकेट की फॉर्म में करती है। तो उस पैकेट को हमने नाम दिया क्वांटा। और लाइट के केस में हमने इस पैकेट को क्या बताया, फोटोन। देन और फिर हमने देखा कि प्लांक्स के द्वारा एक एक्सप्रेशन भी दिया गया जिसमें एनर्जी ऑफ फोटोन किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की। जितना ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों उतना ज्यादा उस फोटोन की एनर्जी होगी। फिर हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो ई क्या हो गया, एच न्यू। ई बिकम एच न्यू, इजंट इट। ई एच न्यू के बराबर हो गया। अब E था एनर्जी ऑफ फोटोन, न्यू था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज H? H is the Planck constant, that is 6.62 into 10 raised to power minus 34 joule into second. That is very very important. Then let's suppose हमें n फोटोन की एनर्जी निकालनी। ये तो एक फोटोन की एनर्जी, दिस इज एनर्जी फॉर वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है। मान लो आपके पास n फोटोन है, एनर्जी ऑफ n फोटोन कितनी हो जाएगी बच्चों, E सब स्क्रिप्ट में n, En इज इक्वल टू एक टॉफी का प्राइस h न्यू है तो n टॉफी का प्राइस कितना हो जाएगा, n h न्यू। तो सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय n वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटोन लाइक 1 2 3, n इज द डिजिट। क्लियर। तो यहाँ से एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू एच न्यू आया। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है तो एन फोटोन की किससे निकालेंगे, एन एच न्यू से। अब देखो हर एक लाइट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएमडब्ल्यू में सी कितना होता है बच्चों, न्यू इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल था, सी के इक्वल। दिस इज इक्वल टू सी। नाउ क्या यहाँ से हम न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा? कैन बी राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इसको इस इक्वेशन में प्लेस कर दो तो ई क्या आ गया, एच न्यू की जगह रख दिया हमने सी बाई लैम्डा, तो एनर्जी क्या बन गया, एच सी बाई लैम्डा। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू और एक ही फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा। एन फोटोन की एनर्जी एन एच न्यू और एन फोटोन की एनर्जी लैम्डा के टर्म में क्या हो जाएगा, एन एच सी बाई लैम्डा, एन एच सी बाई लैम्डा। तो क्या आप बता सकते हो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ? तो H is a constant whose value is 6.62 into 10 raised to power minus 34. C is a constant, C is the velocity of light, H भी constant, C भी constant. Then इसका मतलब वेरिएबल कौन है, E और लैम्डा। तो E is inversely proportional to lambda. Getting my point? But that was directly proportional to nu. This is very very important. Clear? एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन जैसे यहाँ पे दो एनर्जी को रिलेट करें E1 अपॉन E2, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 इनवर्स है तो उल्टा हो जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। फ्रीक्वेंसी के बराबर कितना होगा, न्यू 1 अपॉन न्यू 2। दैट इज डायरेक्ट रिलेशन लाइक दैट। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी के, पता होना चाहिए। सबसे बेसिक था ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एच न्यू, एन फोटोन की एनर्जी एन एच न्यू, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, यहाँ से हमने न्यू को सब्स्टिट्यूट किया सी बाई लैम्डा, तो ये बन गया एच सी बाई लैम्डा। और यहाँ पे डाला सी बाई लैम्डा तो ये बन गया एन एच सी बाई लैम्डा। तो दोनों रिलेशन से क्या पता चला, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ की इनवर्सली है। तो हमने दो एनर्जी का रिलेशन निकाला, E1 अपॉन E2, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 एंड न्यू 1 अपॉन न्यू 2। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों।
Write down. Write down. Question number 1. Calculate the energy of radiation. Calculate energy of radiation whose lambda is equal to 300 nanometer. Very basic question. इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखेंगे. Calculate the energy of radiation whose lambda is equal to 300 nanometer. So who will tell me which formula is applicable? एक रेडिएशन है, देखो. Calculate the frequency of radiation. इस रेडिएशन की एनर्जी निकालनी है. So which formula is used in this case? Anyone? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? Sir, E equal to hc by lambda. वेरी गुड. E इक्वल टू hc by lambda. क्योंकि हमें lambda गिवन है और नंबर्स नहीं गिवन है, और नहीं गिवन है तो हम 1 मानेंगे. ऑब्वियसली यदि रेडिएशन दी होती कि हमारे पास 100 रेडिएशन है, 200 रेडिएशन है, until and unless गिवन नहीं है तो वी विल एज्यूम द रेडिएशन इज ओनली 1. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन है. तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है. E इक्वल टू hc अपॉन lambda. डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा. h का वैल्यू डाला हमने 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर -34. c का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू 300. अच्छा, एनर्जी SI यूनिट में कैलकुलेट करना है तो नैनोमीटर को किस में रखना पड़ेगा? मीटर में. तो 300 नैनोमीटर को किससे मल्टीप्लाई करें? 10 की पावर -9 से. याद होगा सभी को. गेटिंग माय पॉइंट? हाउ मच मीटर इन 1 नैनोमीटर? 10 रेज टू पावर -9. ये मीटर में आ गया. देखो, दिस बिकम कैंसिल आउट. 3 से 3 कैंसिल, ये बना 100. ओवरऑल दिस इज 10 की पावर -7. -7 को ऊपर भेजा तो +7. पावर 8 एंड 7 15 हो गया. 15 को ऐड कर दो तो दिस बिकम 6.62 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 15. So that simply this is 6.62 into 10 raised to power -19. That's it. Clear? That's it. आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है. कैलकुलेशन भी आसान है. कैलकुलेशन में आपको पावर कैसे डील करना है, बेस 10 देन पावर आर एडिड, तो ये सिंप्लीफाई करना आता होगा सभी को. टेक स्क्रीन शॉट. कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं. ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए. जब भी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का रिलेशन आए, ये फॉर्मूला जल्दी से दिमाग में आ जाना चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन: compare the energy of two radiations having lambda 1 equal to 300 nanometer and lambda 2 equal to 600 nanometer. Very basic question. ठीक है. इसके बाद एक और डिस्कस करेंगे. कैलकुलेट एनर्जी of 1 mole of photon of radiation whose frequency is given as 5 into 10 की power 14 hertz. Fine. तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो सभी. क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास इस बार 2 रेडिएशंस हैं और दोनों का लैम्डा अलग अलग है बच्चों. यू आर हैविंग 2 रेडिएशन एंड हैविंग 2 डिफरेंट वेवलेंथ. आई थिंक अब विजिबल होगा सभी को.
तो दोनों रेडिएशन का लैम्डा ऑब्वियसली अलग है, तो लैम्डा भी अलग होगा। और दोनों का एनर्जी आपको पूछा गया, दोनों के एनर्जी का रेशियो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैन एनीवन टेल मी हाउ मच? Sir, बिल्कुल 2 सिंपल is है, 2:1. Anyone else is getting? Are you getting the same? Yes, sir. Are you getting 2:1? That is all right. Very good. Agam, Yes, sir. आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आता आजकल। आया आंसर? You got the answer or not? Not yet, sir. Not yet. So understand the question. You are given two radiation. Obviously, there are two radiation. Then they will possess different wavelength. दोनों रेडिएशन अलग है तो दोनों की वेवलेंथ भी अलग होगी। अभी डिस्कस किया था कि जब दो अलग वेवलेंथ का रेशियो हम एनर्जी से कंपेयर करें तो क्या फॉर्मूला था? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1, इजंट इट? अभी डिस्कस किया था हमने। E1 is the energy of wave whose lambda is λ1 and E2 is the energy of wave whose lambda is λ2. अब सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू डाल दो। तो E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा? λ2 अपॉन λ1। λ2 कितना है? 600 नैनोमीटर और λ1 कितना है? 300 नैनोमीटर। दिस इज कैंसिल आउट, सो इट इज सिंपली 2:1। दिस इज 2:1। Any doubt? No, sir. Any doubt? Fine. So next question. इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो अच्छे से रीड करो। Calculate energy for 1 mole of photon whose frequency is 5 into 10 raised to power plus 14 hertz. Which formula is applicable? कितने फोटोन थे आपके पास? Anyone? Sir, 6.023 into 10 raised to power 23 photons. Very good. 6.023 into 10 raised to power 23. इस बार आपके पास एक फोटोन नहीं है, आपके पास कितने फोटोन हैं? 1 मोल फोटोन। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन कितना है? 1 मोल मीन्स 6.023 into 10 raised to power 23. This much photons you are having. ठीक है। फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। So Agam, you tell me which formula of energy we will apply to find the total energy. Energy of n photon कितने निकालेंगे? चेक करके बताओ कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? You are having 4 formula: A equal to h mu, A equal to nh mu, A equal to hc by lambda, A equal to nhc by lambda. यहाँ पे एक तो है नहीं, n फोटोन्स है, ज्यादा फोटोन है, तो n वाला फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे? n में कौन सा वाला? nh mu या nhc by lambda? Agam, are you getting this question or not? Excuse me, sir. Actually, I was late, sir. That's why मैंने आपका से वो देखा नहीं, सर। पिछला वाला आपने जो करवाया था। वो पिछला ही तो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ी होगी लास्ट क्लास में। आपने भी इतना देर बाद बताया, ऐसे थोड़ी होता है। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही से ज्वाइन किया। नहीं, जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो आप बोलते ना कि सर मैं ये चीज मिस कर चुका हूँ। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग दैट प्लैंक क्वांटम थ्योरी इटसेल्फ, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। एक बार आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? यस सर। जस्ट चेक रिकॉर्डिंग टुडे। तो En किस फॉर्मूला से निकलेगा? En इज इक्वल टू NH²। वेरी सिंपल। हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो वैल्यू डाल दो। En 1 मोल के फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? N is 6.023 into 10 raised to power 23
H is 6.62 into 10 की पावर -34 and nu is frequency कितनी given है 5 into 10 की पावर 14 this much of joule. Clear? तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था En इक्वल टू NH nu. फाइन. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा. याद रखना बच्चों, काफी बार आपको पावर्स गिवन होगी. कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन पावर, एनर्जी एंड टाइम? एनीवन? एनर्जी, पावर और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है? सोचो अच्छे से. व्हाट इज दैट रिलेशन? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर. चलिए, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. क्लियर? या फिर एनर्जी इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, विच इज करेक्ट? एनीवन? विच इज करेक्ट? Power equal to energy upon time. Energy upon time. This is fine. Power equal to energy upon time. So what I mean to say, काफी question I will send the homework over this lecture. तो काफी question आपको इस फॉर्मूले से भी सोल्व करने होंगे. तो यहाँ पे तो देखो, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी देके एनर्जी निकाली है, या फिर एनर्जी से हमने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकाला है. काफी बार क्वेश्चन में बच्चों आपको पावर गिवन होगी, तो पावर से पहले आप एनर्जी निकालोगे और फिर एनर्जी से वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, वॉट एवर यू वांट, यू कैन कैलकुलेट. तो सिंपली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और सिंपली एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम. एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम. इसको नोट करो जल्दी से. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? एनीवन? पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? ये वैल्यूज याद होगी सभी को? यस, व्हिच वन? Joule per second. जूल पर सेकंड. वेरी गुड. व्हाट वी कॉल 1 जूल पर सेकंड? बहुत बढ़िया. दैट इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट. यू कैलकुलेट इट बाय दिस फॉर्मूला. दैट इज वेरी फाइन. कॉमनली वी कॉल 1 जूल पर सेकंड एज व्हाट? व्हाट? Watt. वेरी गुड. क्लियर? तो पावर की यूनिट क्या होती है ये भी याद रखो. यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. तो आपको जो पावर क्वेश्चन में वाट में गिवन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको वॉट में कन्वर्ट करना. वॉट इज द एसआई यूनिट? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. इस फॉर्मूला से देख सकते हैं. पावर क्या हो गया? एनर्जी अपॉन टाइम. जूल अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड. फाइन. और एनर्जी की यूनिट सभी को याद होगी, इट इज जूल एंड अर्थ. Can anyone tell me what is the relation between 1 joule and earth? जूल और अर्थ में क्या रिलेशन होता है? ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट करके लिख लो. राइट डाउन नोट. 8 जूल के अंदर 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्थ. वैसे आप इसको निकाल भी सकते हो कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला लेके, बट आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्थ होते हैं. देन तो बड़ी यूनिट कौन सी हुई, जूल या फिर अर्थ? विच इज द लार्जर यूनिट? इट इज जूल. So joule. क्योंकि 1 जूल में कितने सारे अर्थ हैं? 10 की पावर 7 अर्थ. अच्छा, ये जो जूल है ये MKS सिस्टम है बच्चों. जूल इज व्हाट? MKS system of energy, and the earth is CGS system of energy. Keep in mind, very important. Joule is what? MKS unit and earth is CGS unit. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखो नाम से पता चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक. इसको 2 वर्ड में डिवाइड करो. फोटो प्लस इलेक्ट्रिक मतलब
फोटो का मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक। क्लियर? नाउ व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट एंड हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? याद रखना बच्चों, आइंस्टीन ने सबसे पहले अपने क्वांटम मॉडल्स में इसका रेफरेंस दिया था, बट अल्टीमेटली दैट एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट बाय द हर्ट्ज। तो सबसे पहले आइंस्टाइन ने इसका रेफरेंस दे दिया था अपनी क्वांटम थ्योरी में, अपनी क्वांटम मॉडल में, क्वांटम थ्योरी में स्टार्टिंग में रेफरेंस दिया था, और इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म किया हर्ट्ज ने। तो आप कह सकते हैं कि हर्ट्ज डिस्कवर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब होता क्या है, सी दिस इज अ वैक्यूम चैम्बर in which there is a metal plate। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझेंगे। दिस इज अ मेटल प्लेट। ये क्या है? मेटल प्लेट। मेटल प्लेट, ठीक है। यहाँ पे है डिटेक्टर, दिस इज डिटेक्टर। डिटेक्टर, ये वाला डिटेक्टर। डन, ठीक है। इसको आपने एक मीटर से कनेक्ट किया, दैट इज अमीटर। अमीटर जिससे आप करंट मेजर करते हो, और यहाँ पे बैटरी लगी है। दिस इज योर बैटरी सोर्स। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर बैटरी सोर्स। फाइन। दिस इज वैक्यूम चेम्बर। फाइन, इसको अच्छे से समझना कि जब भी हम मेटल सरफेस पे लाइट टारगेट करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, दिस इज द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन दिस गिवन मेटल सरफेस। एच न्यू का मतलब है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। देन देयर इज अ लाइट विच इज इंसिडेंटिंग ऑन अ मेटल सरफेस। तो जब भी लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करती है, तो उस मेटल सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं। क्लियर? दे आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होके इस तरफ बढ़ेंगे। दीज आर द इलेक्ट्रॉन। और ये हमने स्क्रीन लगा रखी है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे, दे विल गिव द स्पार्क ओवर दिस डिटेक्टर। तो यहाँ से डिटेक्ट हो जाएंगे। तो दिस फिनोमिना ऑफ ejection of the electron when a light of certain frequency falls on a metal surface is known as photoelectric effect। क्लियर? तो डेफिनेशन लिखें इसकी, क्या होता है photoelectric effect? Write down, when a light of certain frequency, when a light of certain frequency falls on metal surface, falls on metal surface, then electrons are emitted from the surface। When a light of certain frequency falls on metal surface, then electrons are emitted from the metal surface। This phenomena is known as photoelectric effect। This phenomena is known as photoelectric effect। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अब समझना यहाँ पे कि क्या हर कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी? नो, नॉट एट ऑल। क्या हर एक बैट्समैन जसप्रीत बुमराह को सिक्स मार देगा? नो, ओनली बैट्समैन लाइक MS धोनी, विराट कोहली, डिविलियर्स कैन हिट बुमराह फॉर अ सिक्स। In the same way, the electron having the light having a certain frequency, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, एक सर्टेन लिमिट होगी। उस लिमिट की फ्रीक्वेंसी या उस लिमिट से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट जब गिरेगी तभी ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यदि उस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी?
वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछी जाती है। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? न्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी पे नोट लगा दिया, ठीक है। तो राइट डाउन डेफिनेशन। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, it is the minimum frequency of light required to, it is the minimum frequency of light required to remove the electron from metal surface. It is the minimum frequency of light required to remove the electron from metal surface. क्लियर? तो जैसे यहाँ पे अब दो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, उनको क्लियर करें। तो एक तो न्यू है, न्यू कौन सी फ्रीक्वेंसी बच्चों? जो इंसिडेंट कर दी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज न्यू? इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो मेटल सरफेस पे लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो बताओ, दो कंडीशन है आपके पास, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट और दूसरी कंडीशन है न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? रीड करो डेफिनेशन और बताओ, फर्स्ट वाले के केस में या सेकंड वाले में? इन विच केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व if nu is greater than nu naught or less than nu naught. Just apply the condition. Anyone? Think over that. Frequency threshold से ज्यादा होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? रीड करो डेफिनेशन। थ्रेशोल्ड क्या था और ये न्यू क्या है? Anyone? Sir, nu is greater than nu naught. Yes. Yes, बिल्कुल, हाँ, सोच के बताना जरूर है, गलत हो सही हो दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बट द मेन थिंग इज मस्ट हैव गट्स टू आंसर द क्वेश्चन। गलत होगा तो होगा, क्लियर? देख ही तो रहे इनको। चलिए, बिल्कुल सही आंसर फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी थी, कम से कम कितना गिरे? न्यू नॉट गिरे। न्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, यदि न्यू नॉट से कम गिरी तो इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा। तो दूसरी वाली तो गलत होगी, इसमें नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट यदि आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज देयर। डन। नेक्स्ट टर्म, राइट डाउन व्हाट इज वर्क फंक्शन। What is work function? It is denoted by W naught. Write down what is work function. इसका भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब वर्क फंक्शन क्या है उसको समझने के लिए हम मेटल सरफेस को देखते हैं। देखे ध्यान से, ये जो मेटल सरफेस है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है? नो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री। इलेक्ट्रॉन किसी फोर्स से बाउंडेड है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी ना किसी फोर्स से बाउंडेड हैं। इसका मतलब हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। तो वो मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दे उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रॉन आर फोर्स बाउंडेड बाय फोर्सेस and the minimum energy which can remove the electron from metal surface is known as work function. Liquid को write down the electron on metal surface, the electron on metal surface are bounded by some forces, are bounded by some forces. Full stop.
full stop. The minimum energy required to remove the electron from metal surface, is known as work function. तो वो सबसे कम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल जाएं, उसी को क्या बोल देंगे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग है बच्चों। थ्रेशोल्ड तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, वो फ्रीक्वेंसी की लिमिट थी, और वर्क फंक्शन एनर्जी की लिमिट है कि कितना एनर्जी दें ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला आता है बच्चों, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट। वर्क फंक्शन कितना होता है बच्चों? वर्क फंक्शन इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट। दैट इज वर्क फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से ध्यान से समझेंगे, ये जो लाइट गिरती है, वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी हुई? इस मेटल सरफेस की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? मेटल सरफेस से। अब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये लाइट थी, मान लिया इसका एनर्जी कितना है? E। इस लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू था, तो इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? h न्यू। दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेरी सिंपल। तो h nu is equal to E, energy of incident light. h q naught is equal to W naught, which is equal to work function. Fine. Take a screenshot. Then we are going to discuss some more important equations and problems of this photoelectric effect. तो नोट डाउन करें, फिर कुछ और इक्वेशन और रिलेशन देखें। Noted. Okay. So is there any doubt up to this? Anyone? यहाँ No, तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे No, बढ़े। sir. ओके, तो नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन करवाते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ? I hope all of you have heard about that energy conservation. Energy neither be created nor be destroyed. ठीक है, तो देखो कि हमारा मेटल सरफेस है। दिस इज व्हाट? दिस इज अवर मेटल सरफेस। दिस इज अवर मेटल सरफेस। ठीक है, इस पे हमने लाइट गिराई। इस पे हमने क्या गिराई बच्चों? लाइट इंसिडेंट करवाई, लाइक दैट। उस लाइट की एनर्जी कितनी थी? E एनर्जी थी। E वाज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा, इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है? W नॉट। तीसरी बात, क्या जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ऑब्वियसली वो उस डिटेक्टर की तरफ गया था, तो ऑब्वियसली उसके पास कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी रही होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज के। दैट इज के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। नोट करके लिखें, राइट डाउन। द इलेक्ट्रॉन विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस, is known as photoelectron. चलिए, कम टू द पॉइंट। अब देखो, हमने यहाँ पे E एनर्जी गिराई। हाउ मच एनर्जी इंसिडेंट? E। इस E के दो टुकड़े हो गए। इस E इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कौन से दो पार्ट हैं? देखो ध्यान से। एक तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फोर्स के बाउंडेशन से फ्री किया, वर्क फंक्शन। ये जो एनर्जी है दो चीजों में यूटिलाइज हुई। पहले तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से फ्री करवाया, मतलब कितना एनर्जी लगा? वर्क फंक्शन। फिर फ्री करवाने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया, मतलब फ्री कराने के बाद
उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली ताकि वो ट्रेवल कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के दो डिवीजन कैसे हुए, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वहां से देखें तो E माइनस डब्ल्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, E माइनस डब्ल्यू नॉट। वैल्यूज डाल दें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले हमने इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाली थी, कितनी थी, एच न्यू। और थोड़ी देर पहले हमने वर्क फंक्शन को भी रिलेट किया फ्रीक्वेंसी से, व्हाट वाज दैट, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। डन। अब ध्यान से समझना, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, न्यू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू कितना हो जाएगा, C बाई लैम्डा। ये तो इंसिडेंट का लैम्डा है, थ्रेशोल्ड का लैम्डा देखें तो C बाई लैम्डा नॉट। अब इनको कैसे रीड करूंगा, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट while lambda is the wavelength of incident light. Nu naught is the threshold frequency while lambda naught is the threshold wavelength. Value डाल दो यहाँ पे, so that this kinetic energy is equal to hc by lambda minus hc by lambda naught. Nu और nu naught की वैल्यू डाल दी। Now kinetic energy यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, you can take common hc, this is 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught, 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. Clear? Now kinetic energy क्या होगी, सभी को मेंशन करें। kinetic energy क्या होगी, this is K is kinetic energy of photoelectron. उस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, ये क्या हो गई बच्चों, दिस इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट जो गिरी उसकी कितनी एनर्जी थी, W नॉट इज वर्क फंक्शन, लैम्डा, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा लैम्डा नोट क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट विल बी द लैम्डा नोट, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इजंट इट। लैम्डा नोट हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लाइक दैट। देन एक छोटा सा ग्राफ भी होता है इसमें, क्या ग्राफ है इसको समझेंगे। The graph of kinetic energy versus frequency. The graph of kinetic energy versus frequency. Frequency और kinetic energy में कैसा ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको रिलेशन चाहिए, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कैसा रिलेशन है। नाउ किस इक्वेशन से आप फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर पा रहे हो, isn't this equation kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught, like that, isn't it? तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को यही इक्वेशन रिलेट कर रही है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c, ये किसकी इक्वेशन होती है, एनीवन? y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला और हाइपरबोला। y इक्वल टू mx प्लस c जो होती है, tell me, respond me, have you heard this equation or not? Very Basic question. method, have you heard this, seen this equation? Yes, sir. Okay, fine. In basic mathematics in physics you seen this equation, clear? बेसिक मैथ में आपने पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस c। नाउ y एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली दिस इज रिजेंबलिंग विद आवर गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन के साथ रिजेंबल हो रहा है। y एक्सिस पे हमने क्या रखा, काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस पे हमने क्या रखा, फ्रीक्वेंसी। तो y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। y पे काइनेटिक है, x पे फ्रीक्वेंसी, इसका स्लोप क्या हो गया, h। So the slope of this curve is the coefficient of x
दैट इज एच। और इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया? व्हाट इज द इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट इज द सी। इंटरसेप्ट इज द सी। व्हाट इज सी? एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट। इसका मतलब स्लोप जो है बच्चों, स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। और इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप इज एच। एच का वैल्यू होगा 6.62 इंटू 10⁻34। इंटरसेप्ट नेगेटिव है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगा, एच पॉजिटिव होगा, आगे माइनस लगा, इसका मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। देखो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे कट करता है, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है बट नीचे नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह का कर्व आ जाएगा, इजंट इट? तो ये जो इंटरसेप्ट है ये हो गया माइनस एच न्यू नॉट, और इस गिवन कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा? दैट इज एच। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हमने ये कर्व कैसे ड्रॉ किया? इन दोनों के रिलेशन की मदद से। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, पहले हमने लिखा ये जो एनर्जी है इसके दो डिवीजन हुए, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी को अलग किया तो ये आ गया E माइनस डब्ल्यू नॉट। फिर दोनों की वैल्यू डाल दी, E इक्वल टू एच न्यू, डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। फिर इस रिलेशन से हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन whose slope is positive, which is h, and whose intercept is negative, that is minus of h nu naught. फिर हमने फ्रीक्वेंसी और न्यू नोट को लैम्डा से रिलेट किया तो देखा कि c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू c बाई लैम्डा। क्लियर? न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। अब न्यू नोट कितना हो जाएगा? c बाई लैम्डा नोट। न्यू क्या था? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो लाइट गिरी मेटल सरफेस पे, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नोट क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट। क्लियर? तो लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन हो गया? ये इंसिडेंट लाइट के बच्चों। और न्यू नोट और लैम्डा नोट में क्या रिलेशन हो गया? ये मेटल सरफेस के लिए डिफाइन है। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, wavelength of incident light. Now tell me, is there any doubt up to this? इसके बाद कुछ पॉइंट और डिस्कस करेंगे। Any doubt up to this? Anyone? No, आ रहा sir. समझ में अच्छे से? ठीक है, चलिए कुछ important points लिखें, very important. Write down some important points of photoelectric effect. Important points of photoelectric effect. तो सबसे पहला पॉइंट, there is no time gap between incident of light and ejection of electron. मतलब जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। जैसे ही लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट। देन राइट डाउन, देयर इज नो टाइम गैप, देयर इज नो टाइम गैप between incident of light and emission of electron. There is no time gap between incident of light and emission of electron. Second point, ध्यान से समझना। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा निकलेंगे? जब इस लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सोचो अच्छे से। फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो कब ज्यादा निकलेंगे? जब मैं इस गिरने वाली लाइट की, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ाऊं या फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊं। इंटेंसिटी क्या था? पावर पर यूनिट एरिया, पर एरिया पे कितना पावर गिर रहा है। तो ऑब्वियसली एनर्जी, नो, इट वुड बी फ्रीक्वेंसी। एनर्जी विल नॉट इफेक्ट। एनर्जी, चाहे ज्यादा एनर्जी गिराई तो एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो चाहे वो वर्क फंक्शन से थोड़ा सा ज्यादा हो, चाहे वो वर्क फंक्शन से बहुत ज्यादा हो, बट एक
फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को तो इमिट करेगा। यस तो मान लो आपने पर एरिया पे, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, आपने पर एरिया पे एक ज्यादा एरिया पे एनर्जी गिराई है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दैट मीन्स द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, number of photoelectron emitted is directly proportional to intensity of incident light. Number of photoelectron emitted is directly proportional to intensity of incident light. तो जितना ज्यादा इंटेंस लाइट होगी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन गिरेगा। देन इसमें नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, the number of photoelectron emitted, the number of photoelectron emitted is independent of the energy of incident light. The number of photoelectron emitted is independent of the energy of incident light. तो जो एनर्जी गिरती है उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन कम एमिट होगा या ज्यादा, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे रिलेट होगा, इंटेंसिटी पे। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। Sir, taken. सर ठीक है। फाइन, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप रिलेट करो गिवन इक्वेशन से। Try this question, very basic, T2 photoelectric effect के इक्वेशन पे बेस्ड है। तो try this question. A light of lambda, a light of lambda equal to 5000 angstrom falls on metal surface, falls on metal surface, metal surface, ठीक है, whose work function is 1.9 electron volt. Question, find first one, energy of photon, जो photon गिरा, जो light गिरा उसकी energy. Second, kinetic energy of photoelectron, kinetic energy of photoelectron. Read this question carefully. से कैसे करेंगे इसको, जो लाइट गिरी बच्चों उसका लैम्डा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में ले जाएं, ये हो गया 5000 इंटू 10 की पावर -10 होता है एंगस्ट्रॉम मीटर में, ठीक है। फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, कुछ वर्क फंक्शन कितना गिवन है, डब्ल्यू नॉट का वैल्यू कितना गिवन है, 1.9। बट क्या इस बार यूनिट थोड़ा अलग नहीं लग रही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हमने सुनी नहीं कभी, क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनीवन? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, इट इज एनर्जी ऑफ, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -9 दिस मच ऑफ जूल, ठीक है। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन जान चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, ठीक है। तो इसको मैं जूल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वर्क फंक्शन कितना आ गया,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये वर्क फंक्शन आ गया, ये लैम्डा आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपको बतानी है एनर्जी ऑफ फोटोन। जो फोटोन गिरा, जो लाइट गिरी, उसकी एनर्जी क्या होगी इसकी। तो कैन यू टेल मी द रिलेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। E इक्वल टू एक तो था एच न्यू, दूसरा क्या था, सोचो अच्छे से। E इक्वल टू वन बोथ एच न्यू, फ्रीक्वेंसी की टर्म में था एच न्यू। लैम्डा की टर्म में क्या होता है बताओ अच्छे से। फ्रीक्वेंसी को मुझे लैम्डा से रिप्लेस करना, तो व्हाट आई कैन राइट हियर। क्या होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सी बाई लैम्डा, इजंट इट। वी कैन राइट न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, दैट्स इट। रिप्लेस दिस न्यू बाई लैम्डा। तो ई क्या आ गया, एच सी बाई लैम्डा। अब देखो आप एनर्जी निकाल सकते हो फोटोन की, इजंट इट। E इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना 6.62 इंटू 10 की पावर -34 से 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। लैम्डा कितना है देखो, स्लाइड का लैम्डा, स्लाइड की एनर्जी निकाल रहे हैं 5000 इंटू 10 की पावर -10। सारी यूनिट हमने ऐसा ही मिलेगी तो आंसर जूल में आ जाएगा। तो देखो एनर्जी आ रही होगी 3.97 into 10 raised to power -19 joule. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, -19 जूल। सब बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है फोटो इलेक्ट्रॉन की। क्लियर। तो देखो वर्क फंक्शन आपको मिल गया, एनर्जी आपको मिल गई, क्या रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो रट्टा नहीं है उस इक्वेशन को, इस एनर्जी के कितने डिवीजन हुए थे, दो। एक तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन निकालने में काम आया, दूसरा किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस E is splitted into two parts, that is W naught plus kinetic energy, isn't it? तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, एनर्जी माइनस W naught। वैल्यू डालो कितना Sir, है ये। 9.3 into 10 raised to power -20 joule. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, E था 3.972 इंटू 10 रेज टू पावर -19। W नॉट क्या था, दिस मच। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि सारी एनर्जी हम किस में डाल रहे हैं, जूल के अंदर। तो यदि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दिए तो आंसर गलत हो जाएगा, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट किया था, इस फॉर्मूले से। So that is 1.9 into 1.6 into 10 की power -19. So your answer is absolutely fine. That is something for 9.3 into 10 raised to power -20. Got it? Clear है सभी को, यहाँ पे कोई डाउट anyone? So when No, you sir. say No, sir. No, sir. आया समझ में अच्छे से। बस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा यूनिट में हेर फेर था। अदरवाइज यदि यूनिट गिवन हो डायरेक्टली एसआई में तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। बट कीप इन माइंड जब भी क्वेश्चन करेंगे एनर्जी से डील करेंगे, यदि एनर्जी हमें जूल में चाहिए तो सारी यूनिट हम एमकेएफ की डालेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले ही इस वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में देखा तो इसको जल्दी से मीटर में लिख दी। मुझे पता है एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। फिर जैसे ही मैंने वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा तो इसको भी मैंने जूल में लिख दिया। क्लियर। और उसके बाद सारा सिस्टम एसआई में चल रहा था तो हमारा आंसर जूल में आ गया। डन। टेक अ पिक ऑफ दैट। Sir, taken. ओके फाइन। सो आज के लेक्चर में कोई डाउट, अगम आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, Yes, Clear? sir. स्टार्टिंग का वीडियो फिर से देखना, इंटरेस्टिंग वीडियो था, बिल्कुल बेसिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बोर्ड एटॉमिक मॉडल का और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस। Yes, thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर। Excuse me, sir. यस यस Sir, can you say, can I send you my copy, sir? That आपने Yes. sir message लिखा था. यस यस, आई
I suggest every student to share your notes once your chapter is completed. Even Actually, Suveni and sir, some of my notes were pending. Suveni and So, Sayed sent me their notes, so you have to do the same. sir, actually, some of my notes were pending. तो sir मैंने कल complete कर लिए. तो sir, can I send right now Yes, or yes. afterwards? Yes, you can send the notes of chapter 1 in today's date, and then after once this chapter is covered, then you have to send the notes of this chapter as well. Okay, sir. Clear? Yes, sir. Fine. Next बार इतना डिले नहीं होना चाहिए. Suveni and Sayed send me their notes even 1 week ago. एक हफ्ते पहले उन्होंने send कर दिए थे. You have to do the same. Yes, Clear? sir. Be sincere with yourself. Don't flow with Corona. Okay, sir. Clear? कोरोना जो है वो बार बार नहीं बचाएगा. इस बार 12 से बचा दिया, बट वो बचाना भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा. क्लियर? If you have not learned the thing and what you will do in the future, if you are going to be a doctor, obviously you took biology. Even somebody wants to be an engineer, that will give some negative impact. So be positive and learn the thing. कि हर बार कोरोना जो है वो नहीं बचाएगा. चलिए अच्छे से एकेडमिक पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए. बी प्रैक्टिकल इन लाइफ. जितनी चीजें हम सीखेंगे उतना अच्छा आगे के लिए अच्छा होगा, तो उतना अच्छे से हम प्रैक्टिकल रह पाएंगे और वर्क कर पाएंगे. तो डिग्री जो है, the more important thing than degree is the knowledge. क्लियर? आपके पास डिग्री चलो ठीक है छोटी मोटी कॉलेज से ही हो, बट आपके पास नॉलेज है, यू कैन डू एवरीथिंग. बट यू आर हैविंग अ डिग्री ऑफ IIT or NIT or any esteemed MBBS organization, but you don't know about that, nothing can't be done. Clear? So main thing is knowledge. चलिए, so thank you again. Have a nice. Thank you, sir. Thank you.